आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने पत्र लेखन के ऊपर चर्चा की थी। पत्र लेखन हिंदी साहित्य शैली की एक विधि है, हिंदी साहित्य रचना की एक विधि है। हिंदी साहित्य की रचना करने के जो तरीके हैं उनमें से एक पत्र लेखन है। आज हम हिंदी साहित्य या रचनाओं के तरीकों में से दूसरे विधियों पर बात करेंगे। जो अन्य विधियां आज हम बात करने वाले हैं उनमें से एक है निबंध और दूसरा है अनुच्छेद लेखन। इन दोनों के माध्यम से, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि हिंदी साहित्य की जो रचना है या साहित्य की जो रचना होती है उससे इंसान के व्यक्तित्व में उभार आता है। एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखरता है, एक इंसान बेहतर इंसान बनता है, वो पहले के भांति बेहतर चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाता है, अपने आप को दूसरों के सामने खोल पाता है। तो इस विधि के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं और हम अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने के काबिल बनाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी पहली विधि निबंध के ऊपर चर्चा करते हैं। निबंध आखिर है क्या? निबंध जो है वो एक प्रकार की गद्य रचना है। गद्य यानी प्रोज। जैसे हिंदी में पद्य और गद्य हमने पहले चर्चा की थी, अंग्रेजी में इसे पोएट्री और प्रोज कहते हैं। प्रोज यानी लॉन्ग राइटिंग, यानी जो पैराग्राफ की तरह हम लोग लिखते हैं, अनुच्छेद की तरह, तो उसे हम गद्य कहते हैं। तो यह एक गद्य विधि रचना है, गद्य विधि की रचना है। उसके अलावा निबंध को अंग्रेजी में हम एसे के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसके दूसरे नाम को लेख कहते हैं, लेख या आलेख। तो निबंध के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व के थ्रू, अपने व्यक्तित्व से होते हुए किसी भी विषय को पन्नों पर उतारते हैं बड़े ही बौद्धिक और तार्किक तरीके से। इसका अर्थ यह है कि किसी भी विषय पे अगर हमें निबंध लिखना है तो सबसे पहले हमें उसके फैक्ट्स जानने होंगे, जो उसके तथ्य होते हैं। यानी अगर दिवाली पे हमें निबंध लिखना है तो दिवाली के बारे में हम पहले तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको चरणबद्ध तरीके से हम लिखेंगे ताकि सामने वाला जब पढ़े तो उसे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अब निबंध के प्रारूप क्या होते हैं? जैसे पत्र लेखन में हमने प्रारूप जाना था, औपचारिक पत्र का प्रारूप, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। निबंध में कोई इस तरीके की बाउंडेशन नहीं होती है, कोई सेट रूल्स नहीं होता है, कोई नियम नहीं होते हैं, कोई भी ऐसे बंधा हुआ नियम नहीं है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आप इसका पालन करेंगे तो ही आप निबंध लिख पाएंगे। निबंध जो है वो एक स्वतंत्र रचना होती है। इसके अंतर्गत आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, आपके मन में जो भी है वो आप लिख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना होता है कि इस छूट का या इस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हमें जो मन में आएगा वो लिख देंगे, हम अपने विचारों को लिख देंगे। हमारे व्यक्तित्व के द्वारा तथ्यों को हम उतारेंगे, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो रियल फैक्ट्स होते हैं। हम अपने विचारों को नहीं मढ़ सकते, मुझे क्या लगता है ये मैं निबंध में नहीं लिख सकता। तो निबंध जो है उसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए ये एक स्वतंत्र रचना है और इसकी रचना में बहुत मजा आता है लोगों को। परंतु हमें इस बात का बहुत बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंतर्गत हम कुछ भी ना लिख जाएं। इसमें हमारे व्यक्तित्व की झलक मौजूद होती है। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, ये हमारे निबंध को पढ़ के बताया जा सकता है। परंतु अपने विचारों को हम थोपे ना, इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आगे बात करते हुए हम ये लिखते हैं, मान लीजिए ये एक पन्ना है, तो निबंध जो है वो लगभग 250 से 300 शब्दों से लेकर के 2500 से 3000 शब्दों तक लिखा जाता है। इसमें हम विस्तृत रूप से किसी भी विषय पे चर्चा करते हैं, उसके तथ्यों पे, उसके अन्य अन्य पहलुओं पर, जिसमें सबसे ऊपर हम टॉपिक लिखते हैं, यानी हेडिंग, विषय। मान लीजिए आज का विषय है दिवाली, तो हम दिवाली लिखेंगे। फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ। ध्यान हमें यह रखना है कि इन पैराग्राफ्स में एक पैराग्राफ में एक तरीके की बात की जाए और बड़े ही चरणबद्ध तरीके से की जाए। मान लीजिए दिवाली है तो सबसे पहले दिवाली क्यों मनाया जाता है, दिवाली को लेकर के क्या मिथ्याएं हैं, दिवाली को लेकर के क्या मान्यताएं हैं, उसके बाद प्रेजेंट में क्या दिवाली कैसे मनाई जा रही है, फिर दिवाली से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सबको चरणबद्ध तरीके से लिखते हुए अंत में हम निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं। यानी कि जब व्यक्ति लेख पढ़े, हमारे निबंध को पढ़े, तो सारे फैक्ट्स को जानते हुए अंत में एक चरणबद्ध तरीके से पहुंचे निष्कर्ष के ऊपर।
निष्कर्ष यानी कि दिवाली के बारे में उसको सारी जानकारी भी मिल जाए और समकालीन भारत में यानी प्रेजेंट टाइम में क्या है इसका अर्थ, इसे कैसे मनाया जाता है, कैसे इसे लोग अपनाते हैं और पास्ट में कैसे अपनाते थे, इन सभी के ऊपर पूरी चर्चा होनी चाहिए, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, यानी अनुच्छेद के बाद एक अनुच्छेद के बाद दूसरा अनुच्छेद। अब ये करने के लिए हमें ज़रूरत क्या है, ये आखिर में हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जब हम निबंध लिखने जाएं तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से पॉइंट कर लें, यानी हम नोट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें कि सबसे पहला पॉइंट दिवाली क्यों मनाया जाता है, दूसरा पॉइंट कब मनाया जाता है, तीसरा पॉइंट मान्यताएं क्या है, चौथा पॉइंट इसके फ़ायदे क्या हैं, पांचवा पॉइंट इसके नुकसान क्या हैं। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हम अपने मन में इस तरीके से चरणबद्ध कर लें और इसी प्रकार से हम यहाँ पैराग्राफ्स में उतारते जाएं कि सबसे पहले परिचय दे दिया, फिर उसके बाद इसकी जो पास्ट की मान्यताएं हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट में किस तरीके से मना रहे हैं लोग, इस तरीके से हम इसके नियमों का पालन करते हैं। तो चूंकि इसका कोई चरणबद्ध नियम तो है नहीं, तो इस तरीके से हम अपने लेख को एक बेहतर लेख बना सकते हैं। इसमें कोई नियम निर्देश आदि नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें स्वतंत्रता है, ये फ्री है, ये आप किसी भी बाउंडेशन में बंधे हुए नहीं हैं। दूसरी चीज़ का जो हमें ख्याल रखना होता है वो ये है कि इसकी भाषा जो है वो अत्यंत सरल होनी चाहिए, इतनी सरल कि सामने वाले को समझ आ जाए। अब निबंध के बाद हम बढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन की ओर। आज की दूसरी विधि जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद को अंग्रेजी में हम पैराग्राफ कहते हैं या पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन जो है वो एक प्रकार का निबंध है, निबंध का छोटा भाई कह सकते हैं, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इसके लिए कुछ नियम और निर्देश हैं। तो अनुच्छेद जो होता है वो निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद के माध्यम से हम अपने विचारों को या भावों को लयबद्ध तरीके से कुछ लघु समूह के वाक्य के लघु समूहों के साथ व्यक्त करते हैं। लघु समूह मतलब छोटा समूह, यानी कि हम बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वाक्यों में अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त कर पाएं, तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो कुछ बिंदु हैं जो हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या है? अपने भावों तथा विचारों को कम शब्दों या वाक्यों में व्यक्त करने का तरीका। हमारे जो मन के अंदर भाव हैं, विचार हैं, उन्हें हम कम से कम शब्दों में सामने वाले तक पहुंचा पाएं लिख करके, तो वो एक अनुच्छेद लेखन होता है। इसके अंतर्गत हमें इस चीज़ों का ध्यान देना होता है कि शब्द और वाक्य जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, उनके मायने हो, बहुत सटीक मायने हो और बहुत आसानी से सामने वाले को समझ आ जाए। ये हो गया एक इसका डेफिनेशन। दूसरा जो है इस डेफिनेशन, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम किसी भी घटना, दृश्य या समय, काल आदि को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं चरणबद्ध तरीके से, और किसी भी विषय को और बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटे वाक्यों के समूह में हम चरणबद्ध तरीके से अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अनुच्छेद लेखन की मदद लेनी होती है। या अनुच्छेद लेखन के माध्यम से हम इन चीज़ों को बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से, यानी अर्थ के साथ सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अनुच्छेद लेखन का भी कोई फिक्स प्रारूप नहीं होता। निबंध की तरह सबसे पहले हम विषय लिखते हैं और विषय लिखने के बाद हम यहाँ से पैराग्राफिंग शुरू कर देते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बातें हैं। उन बातों को जो नियम है हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है अनुच्छेद लेखन का वो ये है शब्द सीमा। जो अनुच्छेद लेखन है वो लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में की जाती है। ठीक है। दूसरा आता है इसकी रूपरेखा।
रूपरेखा या संकेत बिंदु। क्योंकि हमें 80 से 100 शब्दों में किसी भी घटना को या किसी भी विषय को पूरा एक्सप्लेन कर देना है, पूरा विवरण कर देना है उसका, तो हम उसके लिए जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे सबसे पहले, कि आखिर में हम किन किन बातों को बताना चाहते हैं और किन किन बातों को हम नहीं बताना चाहते। कौन से बात सबसे महत्वपूर्ण है उनको हम सबसे पहले बताएंगे और कम से कम शब्दों में बताएंगे। तो इसके लिए संकेत बिंदु और रेखा चित्र का होना अति आवश्यक है। उसके अलावा भाषा, तीसरा जो मुद्दा है वो है भाषा। भाषा जो है अत्यंत सरल होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा कठिन हो गई तो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो फिर अनुच्छेद लेखन का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कम शब्दों में अगर अधिक चीज़ों को समझाना है तो भाषा को अत्यंत सरल रखना होगा। इसके बाद आता है कि चीज़ों को ना दोहराएं। जो बातें हम कहना चाहते हैं उनको हम अगर नहीं दोहराएंगे तो वो अनुच्छेद लेखन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक ही बात को दोहराने से वो लंबा भी हो सकता है, या जो तथ्य हम पहुंचाना चाहते थे वो तथ्य हो सकता है कि उस जगह पे ना पहुंचे। इसी का अगला पॉइंट है कि अनावश्यक विस्तार से बचें। एक तो आप चीज़ों को दोहराएं नहीं, और जो चीज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो इस सीमा को हम क्रॉस करेंगे, इसके आगे चले जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से एक पॉइंट, अगर एक टॉपिक समझा रहे हैं, एक विषय पे हम बात कर रहे हैं, एक घटना पे बात कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ही बात करें, इधर उधर ना निकलें, हम दूसरे सपोर्ट लेने ना जाएं। उसके बाद आता है कविताओं का प्रयोग। कम शब्दों में किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर सबसे प्रभावशाली कोई लेखन शैली है तो वो है कविता। कविता में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल होता है, लयबद्ध तरीके से छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स होते हैं, गानों को आप देख लें, आप कविताओं को पढ़ लें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह दी जाती हैं। तो अनुच्छेद लेखन में अगर आप कविताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके अनुच्छेद को सुंदर बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। जो 7वां पॉइंट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, या छोटे वाक्य चूंकि इस्तेमाल करने हैं तो इतनी सावधानी से करें कि सामने वाले को समझ में आ जाए, समझ आना चाहिए। और 8वां, जो कि बिल्कुल पहले पॉइंट से मैच करता है, इसके ऊपर ही आधारित है कि शब्द सीमा को पार नहीं करना है। अगर हम शब्द सीमा को पार नहीं करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम अपने अनुच्छेद लेखन को अच्छा बना रहे हैं। तो पहला और आखिरी पॉइंट सेम है। उसके बाद ये बीच की चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया में बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे अनुच्छेद को लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि ये तथ्यों को, भावों को और विचारों को व्यक्त करने में बहुत सक्षम होता है, बहुत कम शब्दों में। दूसरा, इसके अंदर अप्रासंगिक बातें नहीं होती, जितनी ज़रूरी बातें होती हैं उतनी ही की जाती हैं। तीसरा, बहुत ही सरल और स्पष्ट होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। चौथा, ये छोटा है परंतु बहुत प्रभावशाली है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव छोड़ जाता है। सबके पास इतना समय नहीं होता कि वो 4 पन्नों के निबंध को पढ़ सकें, तो छोटा जो अनुच्छेद है वो चीज़ों को समझा भी देता है और आपके प्रति लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी अगर आपके बड़े राइटिंग को किसी को पढ़ाना है, अपने लेखन को आप पढ़ाना चाहते हैं किसी को, तो उसका आपको छोटा नोट बना के भेजना होता है, उसके अनुच्छेद को लिखकर भेजना होता है, और अगर अनुच्छेद अच्छा लगा तो ही लोग आपके पूरे लेखनी को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक स्वतंत्र रचना होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नियम निर्देश नहीं है, बस एक है कि शब्द की सीमा जो है वो सीमा पर होनी चाहिए, शब्दों की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अनुच्छेद लेखन के ऊपर चर्चा आज खत्म होती है। अनुच्छेद लेखन और निबंध जो है वो हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कारगर तो है ही, साथ ही साथ ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के छात्रों को परीक्षाओं में भी लिखने को मिलता है। तो परीक्षाओं के अगर हिसाब से भी हम देखें तो ये अनुच्छेद लेखन लगभग 5 नंबर का सवाल आता है
और निबंध लेखन 10 नंबर के सवाल में आ सकता है। सवाल के हिसाब से इसकी शब्द सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद लेखन जैसा हमने बताया 80 से 100 शब्दों के बीच होता है, बहुत ज़्यादा तो 150 शब्द। और निबंध जो होते हैं वो लगभग 6वीं 7वीं में 200 से 250 शब्दों के होते हैं और आगे बढ़ते हुए 300 से 400 500 शब्दों तक बढ़ जाते हैं। तो निबंध लिखने की जो शैली है और अनुच्छेद लेखन की जो शैली है वो हमने चर्चा कर लिया। इसके बेस पे इसको देखते हुए, इसको समझते हुए आप निबंध और अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के कुछ कॉमन विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो हर साल आ सकते हैं, उनके ऊपर हम आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।